जय हिंद दोस्तों, आज हमारे हिंदी विषय के रिवीजन वीडियो में ये हमारा लास्ट वीडियो है। अगले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 ए बी सी, क्वेश्चन 2 ए बी सी डी, क्वेश्चन 3 सब देख लिया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 ए, क्वेश्चन 4 सी और क्वेश्चन 4 बी यानी पूरा क्वेश्चन 4 ए बी सी देखेंगे। आज के वीडियो के साथ हमारा ये रिवीजन हमारे सब्जेक्ट का, हमारे विषय का पूरा हो जाएगा। आशा है कि आप सब अच्छे से ये वीडियो देखते हैं। जो भी रिवीजन करवाया जाता है वह अच्छे से समझते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि परीक्षा में आप अच्छे से मार्क्स ला सके। बराबर। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 4 ए, निबंध लेखन कीजिए। 7 मार्क का हमारा ये प्रश्न है। आपको पेपर में 2 या 3 सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। उसमें से आपको किसी एक विषय पर 1 से 1.5 पेज में या मिनिमम 100 वर्ड्स 100 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है। निबंध लेखन करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली बात, आप जो भी विषय पसंद करते हो उसी विषय में आपको आपके विचार मौलिकता के साथ लिखने हैं। विषय के बाहर का लिखना नहीं है। बराबर। जो भी विषय दिया गया है उस विषय से रिलेटेड ही आपको निबंध में लिखना है। दूसरी बात, लिखते समय आपकी वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए और सही ढंग से बैठनी चाहिए। तीसरी बात, हिज्जे की भूल कम से कम होनी चाहिए। हिज्जे यानी स्पेलिंग मिस्टेक। हिंदी में ज्यादातर बच्चे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हिज्जे की भूल होती है। तो जितनी कम आपकी हिज्जे की भूल होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर भूल ज्यादा होगी तो मार्क्स कम मिलेंगे। तो आपको हिज्जे की भूल कम करनी है। चौथी बात, आपको विषय दिया गया है, आपको उस विषय पर अपने विचार मौलिकता से लिखने हैं, रजू करने हैं। इसलिए आपको उसमें कोई बात नहीं है। आप जितना चाहो, जैसा चाहो लिख सकते हो। बराबर। लेकिन मेरी 7वीं कक्षा 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं ध्यान में रखकर कहूँ तो मेरे 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज तक के निबंध लिख सकते हैं। मैक्सिमम 2 पेज इनफ है आपके लिए। इतना लिखोगे तो बस है। 7 मार्क्स में इतना 1.5 या 2 पेज या 1 पेज लिखना इनफ है आपके लिए। बराबर। आपको जितना आता हो आप अच्छे से 4 या 5 पैराग्राफ में ये लिख सकते हो। अच्छे से पैराग्राफ निकालना। 4 या 5 पैराग्राफ में पूरा निबंध, आपको जो भी बातें कहनी है वह बातें अच्छे से लिख लेना। एक पैराग्राफ और उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसके बीच में कुछ संबंध होना चाहिए। उस प्रकार का आपको निबंध लिखना है। आपको आपके विचारों में, आपकी भाषा में लिखना है। इसलिए अच्छे से सोच विचार करके जो भी सब्जेक्ट पसंद करो वो पसंद करना, फिर उस पर लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ विषय लिखे हैं। उस विषय में कैसे लिखा जाता है मैं आपको समझाता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी पसंद के विषय में कुछ ऐसे घर पे भी लिखावट करना है, जिससे आपको परीक्षा में तकलीफ ना हो। बराबर। परीक्षा में आपको ऐसे ही विषय पूछे जाएंगे और आपको उसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 मार्क का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 ए। यहाँ पर हमने पहला लिखा है मेरा प्रिय त्योहार। तो अभी त्योहार की मौसम शुरू हो गई है। पहले रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, अब नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी, यानी त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। और ज्यादातर बच्चों को त्योहार बहुत पसंद होते हैं क्योंकि त्योहार में छुट्टियां मिलती है, दूसरों के घर, मामा या मौसी के घर जाने को मिलता है। इसलिए त्योहार बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इस विषय में आपको क्या करना है, जो भी त्योहार आपको बहुत पसंद है उस त्योहार के बारे में आपको निबंध लिखना है। निबंध का नाम है मेरा प्रिय त्योहार, यानी आपका प्रिय त्योहार। मान लो कि मेरा प्रिय त्योहार होली है। बराबर। लेकिन आपका प्रिय त्योहार दिवाली होगा तो आप दिवाली लिखोगे। मेरा प्रिय त्योहार होली है तो मैं होली लिखूंगा। तो आपको इसका एक उदाहरण बता देता हूं कैसे लिखना है। तो पैराग्राफ निकाल कर लिखना है।
लिखा है कहाँ से शुरू करेगा, तो आपको पहला वाक्य ऐसा होना चाहिए मेरे मुताबिक कि हमारे देश में साल भर में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में साल भर में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उन सब में मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। उन सब में मुझे होली का त्योहार बहुत प्रिय है या बहुत पसंद है, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है और रंगों का यह त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। होली वसंत ऋतु का रंगीला त्योहार है। यह 2 दिन चलने वाला त्योहार है। पहले दिन शाम को सब लोग होली जलाते हैं। सब गांव के लोग या सोसाइटी के लोग इकट्ठा होते हैं और गांव के बाहर या सोसाइटी के बाहर एक जगह पर सब लकड़ियां इकट्ठी कर कर एक होली जैसा बनाया गया होता है। उसमें गांव की स्त्रियां अलग अलग जो धान्य उस महीने में उगते हैं, उस मौसम में उगते हैं, वह धान्य व अनाज अर्पित करती है, जैसे कि गेहूं, चना, ज्वार, मक्काई। और ज्यादातर गांव के लोग तो क्या करते हैं कि उसमें आम होती है ना, आम की छोटी छोटी आम होती है जिसे हम मोर बोलते हैं, वह आम भी अंदर होली में अर्पित करते हैं और फिर होली को प्रगटाते हैं, होली जलाते हैं। गांव में ऐसी मान्यता है कि होली के ऊपर एक ध्वजा रखी जाती है। वह ध्वजा होली जलाते समय जिस दिशा में जाए, बारिश उस दिशा से ज्यादा होगी। अगर वह ध्वजा जो होली के अंदर गिर जाए तो उस साल कम बारिश होगी। ऐसी भी मान्यताएं गांव में होती है। गांव की जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती है वह होली की चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा करती है और होली की पूजा करती है। इस प्रकार गांव में सभी लोग इकट्ठे होकर होली जलाते हैं। फिर गांव में तो होली के दिन शाम को सब लोग वो गेहूं की बनाई हुई सेवैया भी खाते हैं और इस प्रकार होली प्रगटाते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेटी या धुलेटी का त्योहार आता है। इस दिन लोग दिल खोलकर एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाल डालते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मस्ती करते हैं। इस अवसर पर लोगों की खुशी देखते ही बनती है। कई लोग तो ऐसे अपने चेहरे पर इतना सारा रंग लगा हुआ होता है कि वह पहचाने भी नहीं जाते कि यह कौन है, पर लोग रंगों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, डालते हैं। पानी से भी कितने सारे लोग होली खेलते हैं। इस प्रकार होली सब लोग खेलते हैं। होली के रंगों में सब लोग आपस की लड़ाई झगड़े और आपस का जो मन मुटाव है, जो भेद है, वह सब भूल जाते हैं और होली के रंगों में खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो सचमुच होली प्रेम, रंग और मस्ती का अनोखा त्योहार है और इसीलिए होली मेरा प्रिय त्योहार है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने प्रिय त्योहार के बारे में 1 से 1.5 पेज में 100 शब्दों में 20 या 30 पंक्ति में, लाइन में अच्छे से अपना प्रिय त्योहार निबंध लिख सकते हो। ये जस्ट मेरा एक एग्जाम्पल था होली का, बराबर। आपका दिवाली प्रिय त्योहार है तो आप दिवाली भी लिख सकते हो। यहाँ पर दूसरा मैंने विषय लिखा है दीपावली, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, जो अभी कुछ दिनों के बाद दीपावली का त्योहार आने ही वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दीपावली भी लिया है। दीपावली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। सब त्योहारों में सबसे बड़ा मुख्य त्योहार हमारा दीपावली है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबके लिए यह त्योहार आनंद का त्योहार है और आनंद और खुशियां लाने वाला त्योहार है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही
लोग अपने घरों की साफ सफाई शुरू कर देते हैं और साफ सफाई करने लग जाते हैं। नए नए कपड़े सिलाते हैं, नए नए कपड़े बाजार से खरीद कर लाते हैं, घर में नई नई चीजें खरीद कर लाते हैं। कई लोग तो दीपावली के त्योहार पर सोने चांदी के गहने भी खरीदते हैं। स्त्रियां अपने घरों में अलग अलग पकवान बनाती है, फरसान बनाती है। लोग अपने अपने घरों को दीपक से जलाते हैं, घर के आगे लाइटें लगाते हैं और घर को सजाते हैं। इस प्रकार सब लोग त्योहार का स्वागत करते हैं। हिंदू अश्विन मास यानी आसो महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी तेरस कहते हैं हम उसे, त्रयोदशी से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज तक 6 दिनों तक चलने वाला हमारा ये दीपावली का त्योहार है। और 6 दिनों तक लोग धामधूम से इस त्योहार को मनाते हैं। त्रयोदशी के दिन यानी तेरस के दिन सब लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं। चतुर्दशी यानी 14 के दिन लोग काली चौदस कहते हैं और काली माता की लोग पूजा करने जाते हैं। अमावस्या, अमावस्या यानी दीपावली का दिन, दीपावली का दिन इस त्योहार का मुख्य दिन है। इस दिन सब लोग घर में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, घर के बाहर दिए जलाते हैं, घर के बाहर रंगोली करते हैं और रात को लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे सब घर के बाहर पटाखे जलाते हैं। बच्चों के लिए तो ये त्योहार बहुत बड़ा है क्योंकि बच्चों को नए नए कपड़े मिलते हैं, पटाखे जलाने के लिए मिलते हैं। व्यापारी अपने हिसाब किताब के जो भी बहिए होते हैं, चौपड़े होते हैं, उनकी पूजा करते हैं उस दिन, दीपावली के दिन रात को। इस प्रकार सब लोग आनंद के साथ दीपावली मनाते हैं। घर में, घर के बाहर दिए जलाते हैं, घर में फूल लाकर सब फूल के हार बनाते हैं और फूलों के हार से पूरे घर को सजाते हैं, लाइट सीरीज लगाते हैं, दिए जलाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन आता है नया साल और इस दिन गुजराती महीना वर्ष का शुभारंभ होता है यानी नया वर्ष शुरू होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में ड्राई फ्रूट होता है या फिर मिठाइयाँ होती है, उस प्रकार के गिफ्ट देते हैं और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। नए साल के दूसरे दिन आता है भैया दूज, जिसे गुजराती में भाई बीज कहा जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है, भाई बहन के घर जाता है, फिर बहन भाई की माथे पर तिलक करती है, भाई की आरती करती है, भाई को मिठाई खिलाती है और भाई बहन को उपहार या गिफ्ट देता है। दीपावली बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है क्योंकि बच्चों को पटाखे, मिठाइयाँ, नए नए कपड़े सब मिलता है। सचमुच दिवाली नए जीवन की शुरुआत का संदेश लाने वाला त्योहार है। तो आप इस प्रकार दीपावली के बारे में भी लिख सकते हो, बराबर। तीसरा है गांधी जी। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको उनके बारे में लिखना है, गांधी जी के बारे में। आपको महात्मा गांधी या गांधी जी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस ऐसे विषय भी पूछे जाते हैं तो आपको लिखना है कि महात्मा गांधी का नाम केवल भारत में ही नहीं सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में या पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ
था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन राजकोट में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। फिर वे ज़्यादा आगे का अभ्यास करने के लिए, आगे की शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उन्होंने बैरिस्टर का अभ्यास किया, यानी वह इंग्लैंड में वकील बने और वकालत भी की। गांधी जी ने भारत में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और सत्याग्रह आंदोलन चलाया और पूरे विश्व को सत्याग्रह नामक शब्द से परिचित कराया। गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, इससे पूरे विश्व को एक नया शब्द मिला, सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। और गांधी जी ने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी के प्रयत्नों से ही सदियों से गुलामी भोगने वाले इस भारत देश को स्वतंत्रता मिली और भारत आजाद हुआ। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए भी कार्य किया और उन दोनों को एक होने को समझाया। उन्होंने हरिजनों की दुर्दशा सुधारने के लिए भी भरसक प्रयत्न किए और उन्होंने खादी का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हम खुद खादी बनाए और खादी के कपड़े ही पहने, यानी स्वदेशी अपनाए और विदेशी को छोड़ दे, ऐसा गांधी जी ने कहा। उन्होंने ग्राम सुधार का कार्य किया, स्त्री शिक्षा जैसे उत्तम कार्य किए। उन्होंने जीवन भर यानी पूरा जीवन हमारे देश की सेवा की और पूरा जीवन देश की सेवा में अर्पण कर दिया, इसलिए वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी पूरा जीवन सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी रहे और सत्य अहिंसा में मानते रहे और दूसरों को सत्य अहिंसा का पाठ सिखाते रहे। उनके जीवन में सरलता और सादगी थी, यानी वे सरलता और सादगी के मूर्ति थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 30 जनवरी सन 1948 को एक दिन एक भारतवासी ने ही गांधी जी की हत्या कर दी। 30 जनवरी सन 1948 को एक भारतवासी जिसका नाम था नथुराम गोडसे, उसने गांधी जी को गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। मरते मरते गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके महान कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। तो इस प्रकार आप गांधी जी के बारे में निबंध अच्छे से लिख सकते हो। हमारा गांधी जी का निबंध। आगे है हमारा चौथा विषय, महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इस निबंध को लिखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो हिंदी की किताब है उसमें हमारा छठा पाठ यानी छठी इकाई है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो आप अच्छे से पढ़े हुए हो, इसलिए आपको उनके बारे में सब बातें याद है। ये निबंध आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप अच्छे से पूरा निबंध लिख सकोगे। ये पूरा जो उनके बारे में पाठ है उनका परिचय ही दिया गया है, वो सब आप लिख लोगे तो एक अच्छा सा निबंध बन जाएगा। ऐसे थे महान वैज्ञानिक। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? तो वे थे हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम डॉक्टर साराभाई। आप इसी वाक्य से अपने निबंध की शुरुआत करना और पूरा पाठ है वह निबंध में लिख देना। बहुत ही अच्छा निबंध आपका रेडी हो जाएगा। उनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। वह प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम अंबालाल, उनकी माता का नाम सरला देवी था।
वह 8 भाई बहन थे। वह बाल्यकाल से ही प्रतिभावान थे। बचपन का एक प्रसंग, जब वो शिमला गए थे तो उनके पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर उन्हें भी ऐसा लगा कि मेरे नाम भी चिट्ठियाँ आए। यह देखकर उन्होंने कई लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में डाल आए। फिर क्या, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। और इस बात को जब उसके पिताजी को पता चला तब वह बहुत अचंभित हो गए और उन्हें बहुत हंसी भी आई। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के पीछे की जो जिज्ञासा होती है वह को देख लिया था। उन्हें गणित और भौतिकी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह साइकिल पर अलग अलग कलाबाजियाँ भी करते थे। उन्हें बचपन से ही साहसिक कारनामे बहुत प्रिय थे। सन 1934 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 से 37 तक वह गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में पढ़े। वहाँ से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की। तत्पश्चात वो 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1940 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से कैम्ब्रिज से उन्होंने गणित और भौतिकी जैसे विषय में बीएससी की परीक्षा पास की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब वो भारत लौटे। भारत आकर सर सीवी रामन और होमी भाभा के सानिध्य उन्हें मिला और वह स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। सन 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह किया। इस प्रकार आप उनके बारे में अच्छे से क्रमशः लिखते जाना। अच्छा सा निबंध आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 विषय पर आज निबंध लेखन का जो हमारा प्रश्न है उस पर रिवीजन किया है। सभी विषय आपको अच्छे से याद रहे होंगे और सभी विषय आप अच्छे से सुनना, देखना वीडियो और अपनी परीक्षा में उसमें से पूछा जाए तो इसी प्रकार का निबंध अच्छे से लिखना। ओके, आगे चलते हैं हम। और आगे हमारा है क्वेश्चन 4C। उसमें है वाक्यों में से सर्वनाम पहचानिए। यानी आपको 3 वाक्य दिए गए होंगे। उन 3 वाक्यों में से आपको कौन सा शब्द सर्वनाम है वह पहचान कर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और वो शब्द आंसर के रूप में लिखना है। यह प्रश्न हमारा 3 मार्क्स का प्रश्न है। यानी एक वाक्य का 1 मार्क्स, 3 वाक्य पूछे जाएंगे, उसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, उस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और उसमें से सर्वनाम पहचानिए। पहला हमारा वाक्य है, यह किताब कोकिला की है। यह किताब कोकिला की है। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द हमारा सर्वनाम है? तो यह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम यानी जो शब्द नाम की जगह प्रयुक्त होते हैं वैसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द नाम की जगह प्रयुक्त होते हैं यानी उपयोग होते हैं, वैसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ यह शब्द सर्वनाम के रूप में है। तो आपको क्या करना है, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है और यह शब्द आंसर के रूप में नीचे लिख देना है। दूसरा वाक्य है हमारा, पहला इनाम किसे मिला। पहला इनाम किसे मिला। तो इस वाक्य में किसे शब्द हमारा सर्वनाम बनता है। किसे मिला यानी ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के जो प्रकार हम आगे देखे थे, पढ़े थे, उसमें से किसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है, एक सर्वनाम है। तो इस वाक्य में किसे शब्द सर्वनाम है। तीसरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी यह शब्द सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी ये संबंधवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। सर्वनाम का प्रकार है संबंधवाचक। उसका एक शब्द है जिसकी उसकी। यहाँ जिसकी उसकी 2 शब्द के बीच संबंध है और लाठी और भैंस शब्दों के बीच ये संबंध बताते हैं, इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे का वाक्य है, जिसकी मेहनत
जिसकी सफलता, यहाँ पर मेहनत और सफलता के बीच संबंध बताने के लिए जिसकी और उसकी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए जिसकी और उसकी वह दोनों शब्द सर्वनाम है। जिसकी और उसकी दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम है। पांचवा प्रकार, आज का इनाम किसे मिलेगा? आज का इनाम किसे मिलेगा? तो इस वाक्य में भी किसे शब्द सर्वनाम है। किसे मिलेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसे हमें पता नहीं है कौन व्यक्ति होगा, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है किसे। छठा शब्द वाक्य, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पर कोई शब्द सर्वनाम है। कोई ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक शब्द है। कोई है, हमें पता नहीं है कोई आदमी है या कोई पशु है या कोई पक्षी है, इंसान है या औरत है, हमें पता नहीं है, लेकिन दरवाजे पर कोई है, तो कोई शब्द सर्वनाम है। आगे, वह रोता है। वह रोता है, तो वह शब्द सर्वनाम है। वह रोता है, कौन रोता है? राकेश रोता है, रोहन रोता है, राहुल रोता है, रोनित रोता है, रोमित रोता है। कौन रोता है? यहाँ पर नाम नहीं लिखा, नाम की जगह वह शब्द प्रयोग किया है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम बनता है। आगे, हामिद के पास कुछ पैसे थे। हामिद के पास कुछ पैसे थे, तो यहाँ कुछ शब्द सर्वनाम बनता है। वह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ शब्द, कितने हैं पैसे? पता नहीं है, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। कुछ पैसे है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है कुछ। तो इस प्रकार इस वाक्य में यह, किसे, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, किसे, कोई, वह, कुछ वैसे शब्द सर्वनाम है। तो आपको पेपर में ऐसे वाक्य पूछे जाएंगे, आपको वाक्य में से इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों को पहचानना है और आंसर के रूप में लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4A और क्वेश्चन 4C। ये 7 मार्क और ये 3 मार्क से 10 मार्क का हमारा रिवीजन हो गया। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 4B, कहानी लिखिए। ओके, प्रश्न 4B यानी 4B, उसमें रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। 5 मार्क का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे पेपर में, पॉइंट्स के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी भूतकाल में ही लिखनी है। ओके, तो भूतकाल में कहानी लिखनी है, कहानी का उचित शीर्षक लिखना है और उसके अंत में सीख लिखनी है। आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपको पॉइंट अच्छे से पढ़कर उसकी एक अच्छा शीर्षक बनाना है कहानी का। फिर पहले आप कहानी का शीर्षक लिखोगे, उसके बाद पॉइंट्स के आधार पर 3 या 4 पैराग्राफ में कहानी लिखोगे, फिर उसके बाद लास्ट में, अंत में आप कहानी में से मिलने वाली सीख लिखोगे। तो आपको शीर्षक का 1 मार्क, कहानी के 3 मार्क और सीख के 1 मार्क, यानी आपको 5 मार्क कहानी का मिल जाए। बराबर, इसलिए आपको पॉइंट्स बार बार पढ़ना है और पॉइंट्स के आधार पर से अच्छा सा शीर्षक निकालना है और फिर कहानी लिखकर उसका कहानी में से जो मिलने वाली सीख है वह सीख लिखनी है। ओके, तो इस प्रकार कहानी 5 मार्क्स की है। कहानी आपको भूतकाल में ही लिखनी है, वह बात आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट पर से जो कहानी बनती है वो हम बनाते हैं, उसमें से मिलने वाली सीख और उसका जो नाम है कहानी का वो भी लिखते हैं। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, कहना यह जादू की छड़ी है, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना सीख। तो इस पॉइंट से आपको कहानी बनानी है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको कहानी का नाम शीर्षक बनाना होगा। तो आपको यहाँ पर
देखते हैं कि सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ की युक्ति, बराबर, सेठ द्वारा युक्ति। तो आप कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार बना के देखो, सेठ की चतुराई। कहानी का शीर्षक मिल गया हमें, सेठ की चतुराई। कहानी लिखनी है कि सुंदर नगर में एक माणिकचंद नाम का सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठ अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चले गए। सेठ की जगह हम सेठानी ले तो ओके। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से बाहर चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और वह हार ले लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर वह सन्न रह गई यानी एकदम चकित हो गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया और पूछा, परंतु किसी नौकर ने सेठानी का हार की चोरी की कबूलात नहीं की, यानी किसी नौकर ने चोरी कबूल नहीं की। सेठ बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7-7 इंच की एक लकड़ी दी और कहा कि देखो, यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल आकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं लकड़ी को 1 इंच काट दूं? तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो इस प्रकार पॉइंट पर से कहानी बन गई। अब हमें सीख लिखनी है। तो सीख क्या मिलती है हमें कि हमें कोई भी काम चतुराई से करना चाहिए अथवा हमें कोई भी काम युक्ति से करना चाहिए। आप ऐसे सीख लिख सकते हो। आपकी 5 बार की कहानी रेडी हो गई। ओके, आगे दूसरी एक कहानी है। एक राजा लड़ाई में हारना, शत्रु को भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटना, फिर से चढ़ाई करना, जीतना और सीख। तो इस मुद्दे पर से, इस रूपरेखा के पर से आपको कहानी बनानी है। तो पहले हम उसका शीर्षक ढूंढेंगे। बराबर, क्या बोले तो मकड़ी का चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता। बराबर, ऐसा वाक्य लिखा है तो हमारा शीर्षक बनेगा परिश्रम का फल या फिर परिश्रम से सफल है। बराबर, इस प्रकार के आप शीर्षक लिख सकते हो। फिर आपको कहानी लिखनी है कि कोई भी राज्य का नाम लिख दो। उसको यहाँ पर लिख दो कि भावनगर राज्य के राजा विक्रमादित्य थे। उस राजा की घोगंबा राज्य के राजा प्रवीण सिंह के साथ लड़ाई हुई। लड़ाई में विक्रमादित्य राजा हार गए और वह शत्रु से बचने के लिए अपने राज्य से भाग निकले। भागते भागते वह एक जंगल में छुप गए। वहां पर जंगल में उन्होंने एक गुफा में आश्रय लिया और गुफा में प्रवीण सिंह राजा से बचने के लिए छिप गए। राजा इस गुफा में बैठे थे, तब उनकी नजर सामने
छत पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक मकड़ी छत पर बार बार चढ़ रही है और फिर गिर जाती है। फिर वो बार बार चढ़ती है लेकिन फिर वह गिर जाती है। राजा इस मकड़ी को ध्यान से देखते रहे। मकड़ी अनेक बार ऊपर चढ़ती थी, गिरती थी, फिर गिरती थी, फिर चढ़ती थी, लेकिन अंत में एक बार मकड़ी को सफलता मिल गई और वो छत पर चढ़ गई। मकड़ी को देखकर राजा को भी विचार आया और राजा में भी हिम्मत आई कि क्यों ना मैं भी दूसरी बार मेहनत करूं और परिश्रम करूं और फिर उस राजा को दुख में हराऊं। मकड़ी को देखकर राजा में हिम्मत आई। राजा ने अपना साहस जुटाया, अपनी हिम्मत इकट्ठा की और फिर से वह राजा प्रवीण सिंह पर उसके राज्य पर चढ़ाई करने गया और उस राजा को हराकर राजा विक्रमादित्य ने जीत हासिल की और अपना खोया हुआ राज्य, अपना कारोबार सब वापस लिया। तो सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो इस प्रकार का ये हमारा हो गया कहानी का प्रश्न। प्रश्न 4 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। 5 मार्क्स का हमारे प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा हिंदी विषय का पूरा रिवीजन यहाँ पर पूरा होता है। हमने क्वेश्चन 1 AB, क्वेश्चन 2 ABCD, क्वेश्चन 3 AB और क्वेश्चन 4 ABC सबका अच्छे से रिवीजन किया। आप घर पर अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से लिखना, अच्छे मार्क्स लाना, वीडियो लगातार देखते रहना। 3 वीडियो में हमारा पूरा रिवीजन आ गया है। लाइव क्लास में भी हमने थोड़ा रिवीजन किया है और लाइव क्लास में भी रिवीजन करेंगे। आप अच्छे से वीडियो देखना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना और हाँ, हैंड राइटिंग अच्छे निकालना ताकि पेपर चेक करने में मुझे ज़्यादा तकलीफ न हो। ओके, बाय।